एक नर्स के मर्डर की, जिसका आरोप एक पुलिस वाले पर ही है। एक छोटी बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। मशीनों से भी पैसा जब गिना जा रहा है तो मशीनें कम पड़ गई। लुटेरी दुल्हन की खबर सामने आई है। ये कहाँ की और किस तरह से गिरोह काम करता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं मृत्युंजय त्रिवेदी, आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। आज एक बार फिर हम बात अपराध जगत की करेंगे, क्राइम की वो बड़ी घटनाएं जिन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। चलिए बिना देर किए आज का शो शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। आज सबसे पहले बात करेंगे एक नर्स के मर्डर की, जिसका आरोप एक पुलिस वाले पर ही है। इसके बाद चर्चा एक लड़की के मर्डर की, जिसका आरोप है उसकी मां पर। फिर एक लुटेरी दुल्हन के कारनामे आपको बताएंगे। इसके बाद दिखाएंगे इतना बेनामी पैसा कि गिनने के लिए मशीनें भी कम पड़ गईं। और एक अपडेट हेमलता हत्याकांड में भी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शालिनी तिवारी मर्डर केस की। सर, ये क्या मामला है? देखिए, कानपुर का ये मामला है मृत्युंजय जी। करीब 3 महीने पहले, आज से करीब 3 महीने पहले एक नर्स अचानक गायब हो गई। अब उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये एक बहुत दिलचस्प केस है। अब जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस उसे तलाश करने लगी। कानपुर शहर की जो पुलिस है वो उसकी तलाश में लग गई। बर्रा थाने का ये मामला है जी। अब जब ये उसकी तलाश की जा रही थी तब पुलिस को अचानक ये पता चला कि उसकी डेड बॉडी वो मिली एटा में, और कानपुर से एटा। और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खास बात ये, इसमें एक जो शख्स है वो पुलिस वाला है, पुलिस का कांस्टेबल है, जो हेड कांस्टेबल है। हाँ, और जो आरोपी कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, उसकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। मनोज कुमार उनका नाम है। और ये ऐसा आरोप है कि अपने साथी राहुल के साथ मिलकर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मृत्युंजय, अब ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ इस तरीके से कि एक केस के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई, मनोज और शालिनी। इनकी मुलाकात हुई, एक एक्सीडेंट का मामला था, उसमें ये अस्पताल पहुँचे। जो हेड कांस्टेबल थे, इनकी मुलाकात शालिनी से हुई, जो वहाँ नर्स के बतौर काम करती थी। उसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, दोनों के बीच बात शुरू हो गई और शुरू होके वो पहुँच गई प्रेम प्रसंग पे। अब शालिनी मनोज के ऊपर दबाव बनाने लगी शादी का, कि बहुत वक्त हो गया हमारे इस प्रेम प्रसंग को चलते हुए, अब आप शादी कर लीजिए। और शादी मनोज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मनोज पहले से शादीशुदा थे, वो पिता थे, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। जब शालिनी की तरफ से लगातार शादी के लिए कहा जाने लगा तो मनोज को कुछ समझ नहीं आया कि अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तब मनोज ने एक पूरा प्लान बनाया और उसमें अपनी पूरी जो पुलिसिया दिमाग है उसको लगा दिया। प्लान ये बनाया कि वो शालिनी को अपने साथ ले गए एटा, और एटा में एक ऐसे इलाके में ले गए जहाँ एक सूखा हुआ कुआं था। उन्होंने रस्सी से उसको गला दबा के मार दिया पहले शालिनी को। उसके बाद लाश को कुएं में फेंक दिया और भारी पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया गया। पहचान भी मिट जाए और लगे कि सुसाइड भी नहीं, मतलब अगर पता भी चल जाए मर्डर है तो ये कैसे पता चलेगा मरने वाला है कौन? और चूंकि कानपुर और एटा काफ़ी डिफरेंस है। अब एटा की जो पुलिस है वो ऑब्वियसली जब इस तरह की लाशें बरामद होती हैं कहीं भी किसी जगह पर पुलिस को, तो पुलिस उनको अज्ञात के रूप में दर्ज करती है, अखबारों में इश्तिहार निकलवाती है। उसके बाद उन लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके बाद उनको दाह संस्कार उनका कर दिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन इस मामले में हुआ ये कि शालिनी के घर तक ये बात पहुंची थी कि वहाँ कोई लाश मिली है। अब इधर बर्रा थाने की पुलिस ये बात पता ऑलरेडी करने का प्रयास कर रही थी कि शालिनी गई तो गई कहाँ। CDR खंगाली गई, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, तो ऐसा प्रतीत होता था कि शालिनी एक नंबर पे बहुत ज़्यादा फ़ोन किया करती थीं। अब ये नंबर किसका था? ये नंबर मनोज का था। अब कांस्टेबल आखिरी लोकेशन, हाँ कांस्टेबल, और आखिरी लोकेशन शालिनी की कहाँ निकली? वो निकली एटा। और एटा में उन्होंने जब देखा तो 2 और नंबर उस रेंज के हमें पता चले पुलिस को, तो पुलिस ने उन दोनों लोगों को पूछताछ के लिए उठाया, जिसमें एक राहुल था। अब राहुल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने मनोज का नाम बता दिया। मनोज
इस मामले में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी। मनोज ने इसमें ये काम भी किया कि मनोज ने वो जो फ़ोन था शालिनी का, वो अयोध्या भिजवा दिया एक लोकेशन के हिसाब से, कि ताकि लोकेशन इसकी चेंज हो जाए, भटका दिया जाए तो हाँ, पुलिस को भटका दिया जाए, जांच को पूरा घुमा दिया जाए। तो जो लोकेशन थी वो अयोध्या दिखाई गई। लेकिन आखिर जैसा मैंने बताया कि पुलिस तो इस तरीके की चीज़ों को भांप जाती है और पुलिस से बचना बड़ा कठिन होता है, ख़ासतौर पर अब जब दुनिया भर के तरीके के सर्विलांस आ गए हैं और हर तरीके से आपके मोबाइल लोकेशन से आपको ट्रेस किया जा सकता है। 18 फरवरी को शालिनी की लाश बरामद हुई थी और इसका अंतिम संस्कार जब शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने कर दिया था। जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई और कानपुर की सर्विलांस पुलिस शालिनी के मोबाइल की लोकेशन पहले दिखाया कानपुर से एटा, फिर दिखाया एटा से अयोध्या। तो एटा आखिर जो शालिनी है वो करने क्या गई, और सीडीआर के माध्यम से जब कॉल डिटेल निकली तो उसमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा वो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से बात करती थी और 2 अन्य मोबाइल की लोकेशन भी उन्हें पता चल गई थी पुलिस को। तो इस तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। तो एक जो पुलिस वाला था उसने अवैध संबंधों के चलते शालिनी की जान ले ली, और शालिनी चूंकि अपने परिवार से अलग रहती थी, बहुत ज़्यादा उनकी परिवार के साथ अपने लेना देना नहीं था, लेकिन जब बहुत वक्त बात नहीं हुई तब शालिनी के परिवार को ये लगा कि आखिर शालिनी गई तो गई कहाँ। तो उन्होंने ऑब्वियसली पुलिस की मदद ली, तमाम चीज़ें देखी भाली, तब आखिर ये पता चला कि शालिनी अब इस संसार में नहीं रही, उनको मार दिया गया है। मूल रूप से फतेहपुर की ये लोग रहने वाले थे। एक किसान बाबू प्रसाद तिवारी, बेटी पत्नी संगीता, बेटी शालिनी और बेटा अमित 2022 से बर्रा में किराए पर रह रहे थे और 50 साल मनोज कुमार की उम्र थी, जो जिनका अफेयर शालिनी के साथ बताया जा रहा है। जी सर, इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी ही माँ ने मार दिया। ये कहाँ का किस्सा है और पूरा मामला क्या है, क्या केस है ये? देखिए, ये मामला राजस्थान का है मृत्युंजय। राजस्थान के जयपुर का ये मामला है, जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ और आरोप उसकी अपनी माँ पर है, उसकी अपनी सगी माँ पर है। एक बन रहा था एक मकान वहाँ पर जयपुर इलाके में, जयपुर शहर में, और बिंदायका थाना क्षेत्र है जहाँ का ये मामला है, और वहाँ इस लड़की की लाश बरामद हुई। पहले माँ ने कहा कि ये सुसाइड है, इसने फांसी लगा ली, लेकिन पुलिस को वहाँ पर खून के निशान मिले। तो पुलिस ने जब जांच शुरू की और पता चला कि भाई ये मामला क्या है, तो पुलिस भी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। युवती की जो लाश थी उस पर खून काफ़ी था और ये बात साफ हो रही थी कि ये कोई साधारण आत्महत्या का केस नहीं है। मृतका का नाम बताया गया है निकिता, और घायल एक महिला वहाँ से जो बरामद हुई मिली वो उसकी माँ थी। अब माँ कैसे घायल हुई, दोनों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया जहाँ उसका इलाज चल रहा है, और मामला दर्ज करके पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। और ये अभी पता चला है कि पारिवारिक झगड़ा था जिसमें युवती की हत्या कर दी गई। पूछताछ हुई तो माँ ने ये बताया कि रोकने के बावजूद लड़की हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी, फ़ोन पर बात करती रहती थी। माँ बार बार मना करती थी, लेकिन जो लड़की थी वो मानती नहीं थी, निकिता मानती नहीं थी। इस बात से उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इस कारण माँ बेटी के बीच झगड़ा हुआ। माँ ने निकिता पर भारी वस्तु से हमला कर दिया और इससे निकिता की मृत्यु हो गई, और आत्महत्या का रूप देने का इसे माँ ने उसके बाद प्रयास किया। माँ ने साड़ी का उसमें इस्तेमाल किया, ये देने का कोशिश किया कि इसने फांसी लगा ली, लेकिन अंततः पुलिस को वहाँ से साड़ी बरामद हो गई, लाश बरामद हो गई, खून के धब्बे वहाँ से मिले। लड़की की जो लाश थी उस पर खून था और लड़की की माँ के बयान हो चुके हैं, जिससे ये बात साबित है कि माँ ने अपनी बेटी का मर्डर किया है। मृत्युंजय, चलिए सर, इसके बाद बात करते हैं लुटेरी दुल्हन की खबर सामने आई है। ये कहाँ की और किस तरह से गिरोह काम करता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं कि कोई लुटेरी दुल्हन, इस टाइप की खबरें। इस पे तो एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है और उसमें सोनम कपूर ने एक ऐसी भूमिका निभाई थी। उसमें कई मशहूर सितारे थे और लुटेरी दुल्हन के ऊपर ये पूरा प्रकरण घूमता था उस मूवी में।
लेकिन आप जब अखबार के पन्ने पलटेंगे, जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, जब आप इंटरनेट पे ज़रा भी गूगल करेंगे, तब आपको ये वाली बात पता चल जाएगी कि अ, लुटेरी दुल्हन के कई किस्से अक्सर हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती, वो शादी के लिए लड़की की तलाश करते हैं और वो एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस जाते हैं जो लुटेरी दुल्हनों का एक गिरोह होता है। इसमें बताया ये जाता है कि आपकी शादी करा दी जाएगी, बताया ये जाता है कि भाई ये दूर के रहने वाले हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन लड़की ठीक है, आप शादी कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत वहाँ इंटीरियर के रहने वाले हैं। ऐसी तमाम बातें कह के उन लोगों को जिनकी हाँ शादी नहीं होती, उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, उन्हें फंसा लिया जाता है और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। अब जब वो फंस जाते हैं तब उनके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें अचानक ये बात पता चलती है कि रातों रात उनके घर का सारा सामान गायब हो गया, उनके जो कपड़े थे, जेवर थे, उनके पैसे थे, वो सब अचानक गायब हो गए और जो दुल्हन थी वो भी गायब हो गई। तब मामला दर्ज होता है, तब पुलिस तलाश करती है और तब धीरे धीरे ये कड़ियाँ खुलती हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जी। अभी चूंकि मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर भी इन तरह के केसेस पे थोड़ा लगाम लग पाई है। लेकिन अगर एक दशक पहले की मैं बात करूं तो इस तरीके के बहुत केस सामने आते थे मृत्युंजय। फिलहाल जो ये मामला है, ये अजमेर का मामला है। लाखों रुपए और सोने के जेवर चुराने वाली एक लुटेरी दुल्हन और उसके एक सहयोगी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और ये अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों को महाराष्ट्र के अकोला से गिरफ्तार किया, जहां से इनको अजमेर लाया गया है। ये बताया गया कि एक शख्स की मां से एक महिला ने संपर्क किया और कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो ये रीना कांबले नाम की एक लड़की है, महिला है, इससे हम तुम्हारे बेटे की शादी करा देते हैं। और सुनील शरद कांबले और रीना, इन दोनों से मिलवाया गया। और ये बताया गया कि सुनील जो है वो रिश्ते में रीना का चाचा भी लगता है, मौसा भी लगता है, इस तरह कह के बताया गया। और 2-3 दिन अजमेर के होटल में इनको रुकाया गया, इनको रुकने खाने का पैसा भी दिया गया और इनकी शादी कराई गई। 12 सितंबर 2022 में ये शादी हुई और कुछ ही दिन के बाद नकदी और जेवर लेकर ये फरार हो गई। पिछले 2 साल से पुलिस इनको तलाश कर रही थी और अब जाकर ये लुटेरी दुल्हन पकड़ में आई है। जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई एसपी हैं अजमेर के, उन्होंने ये बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कृष्णगंज थाने के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और ये अपराधियों को पकड़ने के लिए अकोला गए थे, महाराष्ट्र के अकोला गए थे। मुखबिर से इनको ये सूचना मिली थी कि रीना और सुनील ये लोग अकोला में रह रहे हैं और वहाँ से रीना राहुल कांबले और उस्मानाबाद के रहने वाले हैं और सुनील शरद कांबले उस्मानाबाद, इनको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने और कितने लोगों को अपने चंगुल में फंसाया और कितने लोगों से इस तरीके की धोखाधड़ी की है। और ये औरत जो है रीना, ये पहले से शादीशुदा भी है। अच्छा, चलिए सर, अब बात करते हैं बेनामी पैसे वाले मामले की, क्योंकि जहां मशीनों से भी पैसा जब गिना जा रहा है तो मशीनें कम पड़ गई। बिल्कुल, क्या है वो मामला और कहाँ का है? ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए, हमने ये देखा कि हमारे देश ने एक पूरी की पूरी नोटबंदी का सामना किया और ये इसलिए किया गया ताकि हम काले धन पर लगाम लगा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी जो काला धन रखने वाले लोग हैं वो नए से नए तरीके निकाल लेते हैं काला धन रखने के लिए। तो ये मामला आगरा का है, उत्तर प्रदेश के आगरा का ये मामला है मृत्युंजय, और अभी तक करोड़ों रुपया यहाँ से बरामद हो चुका है। 3 दिन से लगातार ये जो इनकम टैक्स की रेड है ये चल रही है और इतना पैसा मिला है मृत्युंजय के गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई। जो अमर उजाला के वहाँ लोकल हमारे संवाददाता हैं फैले हुए, उनकी तरफ से जो इनपुट आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। वो हमें ये बताते हैं कि 56 करोड़ रुपए की नकदी अभी तक बरामद हो चुकी है। 56 करोड़, जी हाँ। 11,200 से ज़्यादा नोटों के बंडल अभी तक मिल चुके हैं। डबल बेड में ये पैसा भरा हुआ था, अलमारियों में ये पैसा भरा हुआ था, संदूकों में ये पैसा भरा हुआ था और इसके चौथे दिन भी रेड के चलने के आसार हैं। ये जो छापा है ये चौथे दिन भी जारी रहेगा। सोमवार को इस कार्रवाई का 3रा दिन था, आज चौथा दिन है और आज भी ये छापा जारी है, रेड चल रही है। डबल बेड में, अलमारी में ये पैसे भरे हुए थे। 500 के नोटों की ये तमाम गड्डियां थी, क्योंकि 2000 का नोट तो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। लेकिन
जो काला धन रखने वाले लोग हैं उन्होंने 500 के नोटों को सहेज के रख लिया है। तो ये इतना ज़्यादा भारी मात्रा में जो ये बेनामी पैसा है, कैश है, इसे रखा हुआ इन्होंने है। तो साफ है इनकम टैक्स से बचने का ये मामला है। और अब देखना ये होगा कि अब आयकर इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, आयकर विभाग। अब ये आगरा में इस तरह का ये पहला मामला है। हालांकि जब घरों पे इनके छापे मारे गए तो ऑफिस और कार्यस्थल पर, माफ़ करिएगा, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला। लेकिन जब घरों पे ये छापे मारे गए तब पता चला कि वहाँ पर इस पैसे को छुपा कर रखा गया है। हर 2 घंटे में सीबीडीटी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बोर्ड इस आयकर छापे पर पूरी तरह निगाह बनाए हुए है। जीएसटी लागू होने के बाद नोटों की इतनी गड्डियाँ मिलने का जो मामला है ये चौंकाने वाला है। पुरानी तिजोरियाँ घर में जो बनी हुई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में तो बहुत भारी भारी तिजोरियाँ होती थी, तो उन तिजोरियों में भी ये पैसा निकला है, भरा हुआ है। लोहे की तिजोरियों को इन्हें छुपा कर रखा गया था और इनकी चाबी देने के लिए भी मना किया गया, इनकार किया गया। लेकिन आखिरकार जो चाबियां हैं वो मिल गईं और जब इनको खोल के देखा गया तो पता चला कि ये सब भी नोटों से भरी हुई हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि काला धन रोकने के लिए नोटबंदी हुई और अभी भी काला धन इस तरह से मिल रहा है। खैर, आयकर विभाग जांच कर रहा है। हम सर रुक करते हैं बरेली की तरफ। हेमलता हत्याकांड, जी, हम लोग पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, उसमें कुछ अपडेट आया है। क्या है पूरा मामला और क्या अपडेट आया है? देखिए, एक महिला हेमलता, जैसा हमने बताया, जो दर्शक नए देख रहे हैं मैं उनको एक मर्तबा बता दूं बहुत छोटे में कि हेमलता और उनके पति राजकुमार ये दोनों मोटरसाइकिल पर, जो स्प्लेंडर थी उस पर जा रहे थे। अचानक बदमाशों ने इनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया, इनको रोका, इनसे लूटपाट की कोशिश की गई और इस दौरान उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में इनके पति बच गए हेमलता के, लेकिन हेमलता को 2 गोलियां लगी। हेमलता की मृत्यु हो गई। लेकिन मौके पर ना खोखे बरामद हुए, ना तमंचा बरामद हुआ, ना कोई अन्य हथियार बरामद हुआ। और उसके पति का ये कहना है हेमलता के कि वो दौड़ गया वहाँ से। उसने फ़ोन किया, अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसके 7 मिनट बाद करीब दूसरे दोस्त को फ़ोन किया। जो पहला दोस्त जिसे फ़ोन किया गया था वो भी उसने किसी और को नहीं बताया, वो भी अपना काम वाम छोड़ के मौके पर पहुंच गया। तो उस तरीके से ये पूरा वारदात हुआ। लेकिन पुलिस को इसमें जिन लोगों पर शक है, पुलिस को हेमलता के पति पर शक है, पुलिस को शक हेमलता के पति के दोस्त पर भी है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, नोएडा से चूंकि टीम भी गई थी, मेटल डिटेक्टर भी गए थे, और उसके बावजूद भी किसी तरीके के किसी हथियार का न मिलना ये एक शक पैदा करता है कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है। अब जो बातें पता चली हैं पुलिस को, एक बात ये भी पता चली है, हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि जो हेमलता के पिता हैं हरीश कुमार, उन्होंने अपने दामाद यानी कि राजकुमार पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। और हेमलता की मां ने, हेमलता की सहेलियों ने राजकुमार को सनकी बताया है। ये बताया गया है कि हेमलता के घूमने फिरने पर पाबंदी लगा रखी थी, उसके फ़ोटो खिंचाने पर, सोशल मीडिया पर डालने पर पाबंदी लगा रखी थी। अगर वो फ़ोन पर अपनी किसी सहेली से बात करती थी तो उसके लिए भी उसे मना किया जाता था। तो किसी को फ़ोटो नहीं लेने देता था हेमलता के साथ। हेमलता अगर किसी का फ़ोटो खींच भी लेती थी किसी सहेली के साथ अपना, तो उसे डिलीट करा देता था और इस तरीके से वो घुट घुट कर जी रही थी। ये तमाम बातें शिकायत में लिखी गई हैं। हाँ, ऐसा इनका दावा है, कहा गया है। और हत्या से 3 दिन पहले हेमलता को उसकी नानी, मौसी और मायके वो घुमाने लेके गया था और ससुराल से वो निकल के जब जा रहे थे तब ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सहेलियों ने ये कहा कि वो राजकुमार की इच्छा के मुताबिक खुद को ढालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी दौरान ये हत्याकांड सामने आया है। पुलिस अभी तक इसको फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा पाई है। कई दिन हो चुके हैं। इस मामले में जो नया अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल यही कि अब सीधे तौर पर हेमलता के पिता ने अपने दामाद के ऊपर मर्डर का आरोप लगा दिया है। सर, एक खबर और सामने आई है, एक छोटी बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का मामला है मृत्युंजय, और ये बहुत ही दहला देने वाला मामला है जी। ये एक उस तरीके का मामला है जो हमारे समाज को कलंकित करता है। एक जिस के ऊपर आरोप है कि इसने रेप किया, आरोप यह है कि एक मासूम बच्ची
जो अभी खेल रही थी, जो बहुत मासूम थी, जिसकी उम्र बहुत कम थी, उसकी चूंकि पहचान जाहिर ना हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि जो आरोपी हैं, आरोपी ने उसको चॉकलेट दिलाने के बहाने बुलाया, पैसों का लालच देकर बुलाया, उसके साथ रेप का प्रयास किया, और जब इस प्रयास के दौरान वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी, तब उसने उसे जान से मार दिया, गला दबाकर उसे जान से मार दिया। और वो पकड़ा ना जाए इसके लिए उसने एक कुछ दूरी पर, अपने घर से कुछ दूरी पर उसके शव को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। उसके ऊपर एक शीट डाल दी, उसको छुपा दिया शव को, और वहाँ से वो फरार हो गया। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, मिसिंग की, मतलब उसके गायब होने की। उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढा, तमाम शहर में तलाश की जाने लगी, और बुरहानपुर की पुलिस ने ड्रोन तक से लड़की को तलाश किया। लेकिन जब लड़की नहीं मिली, उसके बाद उसको सीसीटीवी में देखा गया, सब कुछ करके देखा गया। फाइनली पुलिस पहुंची आरोपी तक, और आरोपी को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी को पुलिस का कहना है कि फांसी की सज़ा दिलाई जाएगी, क्योंकि ये एक जघन्यतम अपराध है, इस तरह एक मासूम बच्ची के साथ किया जाना। और ये बताया गया है कि जो आरोपी है उसने शनिवार की दोपहर में, बच्ची उसके घर के पास से गुजर रही थी, उसने बच्ची को कहा कि वो क्या चॉकलेट खाना पसंद करेगी, उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ रेप का ये प्रयास किया। और इसमें जब बच्ची ने हल्ला मचाया तो उसे जान से मार दिया। और एक इससे ये बात पता चली है कि वो पॉर्न देखने का भी शौकीन था, एडिक्ट था, और उसने उसके मोबाइल फ़ोन की अभी और जांच की जा रही है, जिससे ये पता चल पाए कि वो दिन भर में कितना इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करता था। मृत्युंजय, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे अपराध के मामलों को हमें समझाने के लिए और समाज को जागरूक करने की एक पहल में आप जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, हमारे ये शो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि वीडियोस के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो चुके हैं और आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकें। बिल्कुल। और मैं बस चलते चलते मृत्युंजय ये अपील अपने दर्शकों से करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई अपराध हो रहा है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है जो आप चाहते हैं कि हम अपने शो में उस केस के बारे में बताएं, तो हमें ज़रूर कमेंट करें, उस केस के बारे में बताएं, ताकि हम उस केस के ऊपर भी वीडियो बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।